प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी भाऊ से बात करते हुए कई लोगों के बारे में उनके विचार, उनका विश्लेषण, उनका आकलन आपने पिछले वीडियो में देखा और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए अब इस वीडियो में मैं 3 महिलाओं के नाम उनके सामने लूँगा जिनसे उनको व्यक्तिगत रूप में मिलने का मौका मिला, जिनका काम उन्होंने देखा। तो सबसे पहले लता मंगेशकर के बारे में। लता जी बहुत बड़ा नाम है संगीत में, नो डाउट, लेकिन जब नाट्य संगीत की बात आती है या शास्त्रीय संगीत की बात आती है तो दीनानाथ मंगेशकर के सिवा वो लिस्ट पूरी नहीं होती। तो मंगेशकर घराना मतलब दीनानाथ मंगेशकर होता है, लता मंगेशकर नहीं। फिर उसके बाद लता जी आती है, फिर आशा आती है, मीना आती है, उसके बाद हृदयनाथ मंगेशकर आते हैं, वो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है, बेहतरीन गाने उन्होंने दिए। और फिर अब अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है। तो एक आशा भोसले से वाक़या सुना था हमने कि आशा भोसले आर.डी. बर्मन ने एक बहुत डिफ़िकल्ट कंपोजिशन दी थी जिसमें आशा भोसले को, क्योंकि आशा भोसले खासकर कैबरा सॉन्ग्स और इस टाइप के गाने गाती थी, तो उसमें एक ऐसा हिचकी वाला गाना था, हा 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 हा। तो आशा को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे गा पाऊँगी उसको। तो वो परेशान सी बेचारी घर में वो प्रैक्टिस कर रही है। तो लता जी कमरे से बाहर आ गई। उन्हें कहा क्या हुआ? तो उन्हें कहा कि दीदी समझ में नहीं आ रहा है, अभी रिकॉर्डिंग को जा रही हूँ और पंचम ने ऐसा ये किया है और मुझे ऐसा करना है, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो लता जी ने 2 ही शब्द कहा, आशा वी आर मंगेशकर, वी आर मंगेशकर, दैट मीन्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल ठीक। ये ताकत, ये विश्वास, डाउन टू अर्थ। और कभी भी उन्होंने क्रिकेट की बेहतरीन शौकीन थी, क्रिकेट के लिए, उसके लिए क्रिकेट के लिए जीना मरना उनका था। तो वो ज़िंदगी बहुत अच्छी जी। और उन्होंने कभी यदि उन्होंने किसी को भाई माना, यश चोपड़ा को भाई माना, तो यश चोपड़ा के गाने से कभी पैसा नहीं लिया। दिलीप कुमार को भाई माना तो हर रक्षाबंधन दिलीप कुमार के साथ किया। नए एक्टर्स को घर पे बुलाना, नए सिंगर्स को घर पे बुलाना। यदि आज सुरेश वाडकर, जो मोहम्मद रफ़ी जाने के बाद जो लोग ओपन पे उसने सुरेश वाडकर को जो लाया है, तो सुरेश वाडकर यदि इस इंडस्ट्री में आए हैं तो ये लता मंगेशकर की देन है। उन्होंने उनको प्रपोज किया और फिर प्रेम रोग में जो गाने गाए उन्होंने, उसके बाद सुरेश वाडकर जी ने। तो लता मंगेशकर एक इंस्टीट्यूट है। लता मंगेशकर एक अपने आप में बहुत सारी चीज़ें सीखने की है। संघर्ष किसको कहते हैं, लता जी का सीखना चाहिए। संघर्ष करने के बाद अपने सक्सेस को अपने हिसाब से जीना, ये लता का मंगेश है। आजकल लोग थोड़े से इस पर उनको गर्व चढ़ जाता है, लेकिन लता मंगेशकर यदि मोहम्मद रफ़ी के साथ लड़ ली, रॉयल्टी के इशू पे यदि इशू बनाया, तो अधिकार उन्होंने हासिल किया था अपने बलबूते पे। आज के डेट में होता क्या है, 2-4 गाने गा लिए इधर उधर, और आजकल सारे गाने स्टूडियो में बनते हैं, AI से बनते हैं, और उसके बाद फिर वो बड़ा आदमी हो जाता है और फिर उसके बाद उसके टेंट्रम्स देखिए। लेकिन लता जी ने हमेशा ग्राउंड पे रही। एक जो मराठी स्त्री होती है, मराठी स्त्री का जो एक ब्रांड इमेज है, वो लता जी ने हमेशा रखा। और उसी इमेज में किस तरह से आप देखते हैं स्मिता पाटिल को? स्मिता पाटिल स्मिता पाटिल का बेसिकली, स्मिता पाटिल के पिताजी कोऑपरेटिव मूवमेंट में बड़े राजकीय नेता थे, शिवराज पाटिल, और वो उनकी बेटी थी। तो मुंबई में उन्होंने दूरदर्शन पे न्यूज़ पढ़ना शुरू की थी। उनका पहला एक्सपोजर न्यूज़ का था। जब श्याम बेनेगल ने उनको देखा न्यूज़ पढ़ते हुए, तो उनकी आंखों में ऐसा कुछ उनको देखा कि उनको लगा इससे एक्ट्रेस बनाया जा सकता है। और फिर स्मिता पाटिल एक पैरेलल सिनेमा की सुपरस्टार बन के रह गई। उनको कमर्शियल में ज़रूर लाया गया, कमर्शियल पिक्चरें भी उन्होंने दी, लेकिन वो बहुत अनकंफर्टेबल हुई कमर्शियल पिक्चर में। खासकर अमिताभ बच्चन के साथ एक पिक्चर आई थी, उसमें एक गाना था आज रपट वगैरह। उस गाने के बाद वो घर जाके खूब रोई, क्योंकि उसको लगा कि ये जो भोंडापन है, जो शरीर प्रदर्शन है, वो उसके गले नहीं उतरा। लेकिन फिर कोई लोग सवाल पूछेंगे फिर चक्रा में उन्होंने क्या किया। एक होता है कि उस स्टोरी की और उस कैरेक्टर की डिमांड है कि आप उस पोजीशन में हैं। एक यदि आप आदिवासी है तो आप बिना चोली के रहेंगे, रोल को निभाया। तो उसने वो रोल को जिया है, लेकिन उसे लगा कि मुझे इस रोल को जीने के लिए ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये ग्लैमरस डिमांड थी। तो ग्लैमरस डिमांड और रोल को जीवंत रूप से जीना, इसके बीच में अंतर है। तो इसीलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल थी उसकी
लेकिन एक स्मिता जी को और मैं क्रेडिट देता हूँ, जैसा मैंने कहा लता जी ने सुरेश वाडकर को दिया है, तो यदि नाना पाटेकर आज इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको फिल्मों में लाने का पूरा श्रेय स्मिता जी को जाता है। क्योंकि B.R. चोपड़ा जब एक फिल्म बना रहे थे और उसमें एक कैरेक्टर चाहिए था उनको, तो स्मिता पाटिल ने नाना को कहा, क्योंकि नाना का तब एक नाटक चल रहा था पुरुष, और बहुत तूफान नाना उसमें विलन थे, तो उसी मिलता जुलता कैरेक्टर था। तो नाना ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं B.R. चोपड़ा अप्रोच किया, बोले नहीं मैं फिल्मों के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं नाटक में खुश हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो फिर स्मिता पाटिल ने नाना को अधिकार से बोला, बोले मैं बोल रही हूँ नाना, चलो फिल्म पे चलो। ये श्रेय तो उनको जाएगा। नाना ने सिर्फ स्मिता पाटिल का आदेश मानकर कि स्मिता को मैं मना नहीं कर सकता, बड़ी बहन है क्या करूं, तो नाना को जब डांटा गया तो नाना ने वो फिल्म करी, और एक फिल्म के बाद नाना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आज भी नाना को यदि कोई कहता है कि आप इंडस्ट्री में, तो पहले तो कहते स्मिता ले आई मुझे इस इंडस्ट्री में, तो फिर नाना ने तो फिर माइलस्टोन हासिल किए उसमें। इन दो याददाश्त मराठी महिलाओं के बाद तीसरा नाम जो स्वभावतः सामने आता है वो है माधुरी दीक्षित का, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, एक दौर ऐसा था और ऐसा है आज भी, मतलब अभी तो बहुत मेट्रो कल्चर हो गया फिल्मों में, नहीं तो एक समय में दक्षिण की हीरोइनें और पंजाब के हीरो, इसका बोलबाला था इंडस्ट्री में, और ख़ासकर दिलीप कुमार हो, मनोज कुमार हो, देवानंद हो, धर्मेंद्र हो, ये सारे पंजाबी बैकग्राउंड के लोग थे, और दूसरी तरफ साउथ इंडियन की हीरोइंस थी। शोभना समर थे मराठी पहली हीरोइन, जो हिंदी में काफ़ी हुई, उनकी दो बेटियां नूतन और तनुजा ये आई। उसके बाद एक मराठी सामान्य मिडिल क्लास घर से कोई फिल्मों में आया तो माधुरी दीक्षित, वो तो बैकग्राउंड थी। हाँ, अब उनका काम जो रहा उसके बारे में एग्जैक्टली। तो माधुरी दीक्षित को पहला ग्लैमर जो मिला वो तेजाब पिक्चर से मिला, तो उसको भी मालूम नहीं था कि फिल्मों का ग्लैमर क्या होता है। वो तेजाब रिलीज़ होने के पहले वो कहीं गई थी, और जब वापस आई एयरपोर्ट से तो पता पड़ा कि पूरा एयरपोर्ट मोहिनी के नाम से चिल्ला रहा है। तब उसको समझ में आ गया कि जो किरदार मैंने निभाया है वो पूरे देश में इतना पॉपुलर हुआ, और पीछे मुड़ के नहीं दिया। एक माधुरी दीक्षित के साथ है कि माधुरी दीक्षित ने कथक सीखा है, वो एक अच्छी डांसर है, तो उसको ये पता था कि फिल्मों में डांस करने के लिए यूँ ही पेड़ के आगे पीछे घूमने के बजाय यदि आप अच्छे डांसर हो तो आप परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो। वो बहुत मेहनत करती है, और वो क्लासिकल डांस ही नहीं या मुजरा डांस ही नहीं, आप उसका वेस्टर्न डांस देखिए। एक पिक्चर में वो प्रभुदेवा के साथ नाची है। प्रभुदेवा मतलब डांस का सुपरस्टार है, उसके साथ मैच करना बहुत मुश्किल है। प्रभुदेवा भी जिसके सामने नतमस्तक हो गया वो माधुरी दीक्षित है कि उसमें वो उन्होंने किया। दूसरी बात है कि वो एक घरेलू जो महिला थी, ऐसे कोई बाद में सभी हीरोइनों के साथ नाम तो अटैच होते हैं, लेकिन नाम अटैच हुए गॉसिपिंग के तौर पे, लेकिन कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि उनका सीरियस अफेयर किसी के साथ रहा हो। क्योंकि भी लोग संजय दत्त के साथ नाम जोड़ते, कभी किसी के साथ जोड़ते हैं। वो एक घरेलू लड़की थी, शूटिंग हो गई, अपने घर में आई, और शादी फिर अल्टीमेटली अरेंज मैरिज में हुई, और डॉक्टर नेने के साथ उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद वो विदेश चली गई, विदेश से वापस जब आई तो अभी वो इंडस्ट्री में एक्टिव है, लेकिन बीच बीच में जैसे ही कुछ रोल ऐसे हैं, मतलब मुझे लगता है कि देवदास का जो रोल था उनका, वो एक माइलस्टोन माना जाता है। शादी के बाद का वो फिल्म थी, और उन्होंने जिस शिद्दत से किया। दूसरी बात है कि चेहरे पे एक होती है एक्टिंग, होती है एक बॉडी मेथड होती है, किसी का चेहरा बोलता है। इंडस्ट्री में स्मिता पाटिल की आंखें बोलती थी, इसलिए स्मिता पाटिल थी। माधुरी दीक्षित का चेहरा बोलता है। माधुरी दीक्षित को सिर्फ चेहरे पे क्लोजअप से भी आप ले लो तो आप माधुरी दीक्षित को समझ सकते हो कि माधुरी दीक्षित हंस रही है। तो चेहरे के हाव भाव मुझे लगता है कथक से उनके पास है, क्योंकि जब कथक आप सीखते हैं तो कथक में भाव भंगिमा वो ज़्यादा बहुत उसका मायना रखते हैं, वहाँ से उसको आप उस लेती है। बहुत अच्छा, बने रहिए, ये बातचीत अशोक वानखेड़े के साथ जारी रहेगी।